हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 यानी भूगर्भिक भारत की भूगर्भिक संरचना, इसके पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी। उसमें हमने 4 प्रकार के चट्टानों का क्रम पढ़ा था। आर्किन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुठप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानों को देखा था। आज उसके बाद जो चट्टान है उसके विषय में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और भूगर्भिक संरचना जो भारत की है, उन चट्टानों का पूरा अवलोकन आज की इस वीडियो में जो बचा हुआ है उसे करेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आपको बताते चलें कि अलग अलग युगों में इन चट्टानों का अलग अलग निर्माण हुआ था। ठीक उसी तरह से जब हमारे पास एक युग आता है, कौन सा युग? कार्बोनिफेरस युग। और कार्बोनिफेरस युग में अब एक चट्टान का निर्माण होता है। कार्बोनिफेरस युग से लेकर प्लेस्टोसीन युग तक बहुत सारी चट्टानों का निर्माण होता है और उन चट्टानों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चट्टानें निर्मित होती हैं उनको क्रम से एक एक करके समझेंगे। यहां आज हम पहली चट्टान जो हमारी पांचवी चट्टान थी, उस चट्टान को हम कहते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। क्या कहते हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। यहां पढ़ेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहां कहां हमें देखने को मिलेंगी। बेसिकली गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये कार्बोनिफेरस में इनकी उत्पत्ति हुई। किस? कार्बोनिफेरस। और कार्बोनिफेरस युग उस युग को कहा जाता है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी पर कार्बन, जिन चट्टानों में कार्बन यानी जीवाश्म का सर्वाधिक निक्षेप होता है, ऐसी चट्टानें जिनमें जीवाश्म का सर्वाधिक निक्षेप होता है। कौन कौन से जीवाश्म? जैसे जीवाश्म ईंधन की बात करें हम तो उसमें हम कोयला की बात करें, कोयला, या हम जो हमारे पास खनिज जो तेल हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब इन्हीं कार्बोनिफेरस में हुआ। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण कोयला है। कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण पृथ्वी पर जितना कोयले का उपयोग आज हम करते हैं, उन सभी कोयलों का निर्माण जब शुरू हुआ तो उसे युग को हम कहते हैं कार्बोनिफेरस युग। और भारत में इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% कितना? 98% कोयला पाया जाता है। 98% संपूर्ण कोयले का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों की जो उत्पत्ति हुई, जो संरचना शुरू हुई, वो कार्बोनिफेरस युग में ही हुई थी। तो ये समझेंगे ये चट्टान हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है संसाधन के दृष्टिकोण से। और ऐसे भी ये बेसिकली इन संसाधनों में कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। कहां कहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। मैप पे 2-3 जगह आप डायग्राम बनाएंगे कहां कहां। जैसे ये दामोदर जो घाटी है, यहां पर इस एरिया को कवर करेंगे, इस एरिया को यहां पर। और ठीक इसके बाद हम देखेंगे जो महानदी घाटी है गोदावरी, और महानदी की भी है, गोदावरी घाटी को देख लेते हैं जो ये एरिया है। इसके बाद तीसरा का जो एरिया है तो
तो इन चीजों में, इन जगह पर, चाहे वो दामोदर घाटी हो, चाहे महानदी घाटी हो, या गोदावरी वैनगंगा की घाटियां हो, कछवाड़ तट, कछवाड़ तट कहाँ है? कछवाड़ तट की बात करें तो जो गुजरात का क्षेत्र है काठियावाड़, ये कच्छ का रण है, और कछवाड़ क्षेत्र में भी हमें इस प्रकार के कार्बोनिफेरस युग के शैल देखने को मिलती हैं। काठियावाड़ तट में के साथ साथ हमें पश्चिमी राजस्थान, ये राजस्थान का पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग में भी इन चट्टानों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। साथ ही साथ राजस्थान के साथ ही साथ हमें तमिलनाडु के मद्रास, गुंटूर, राजमहेंद्री और विजयवाड़ा, तिरुचिरापल्ली और रामानाथपुरम आदि क्षेत्रों में हमें छुटपुट ये चट्टानें देखने को मिलती हैं। तो ये सब बातें आप समझेंगे कि क्यों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये इस प्रकार की चट्टानों को बता दें, कभी कभी एग्जामिनर्स आपको कंफ्यूज करता है, पूछता है क्या यह चट्टानें हिमालय क्षेत्र में, जो हिमालय का क्षेत्र है, क्या उस क्षेत्र में भी गोंडवाना शैल, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार देखने को मिलता है? तो जवाब होगा नहीं। क्या जवाब होगा? नहीं। यानी हिमालय की उत्पत्ति बहुत बाद में होती है, जब उससे पहले गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हो जाता है, तो हिमालय पर इसका कोई भी प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी हिमालय क्रम की जो चट्टानें, जो हिमालय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें का विस्तार हमें देखने को नहीं मिलता है। यह महत्वपूर्ण है। ऐसे तो कुछ भाग, कहां? कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम और असम के कुछ क्षेत्रों में यह हमें थोड़ी बहुत मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं यहां से, लेकिन अत्यधिक उनका कायांतरण हो जाने के कारण, क्या कुछ मात्रा में हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को तो मिलती हैं, लेकिन अत्यधिक कायांतरण हो जाने के कारण उसे पहचान पाना एक कठिन कार्य हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हिमालय का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कहीं भी गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास नहीं हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? हमने बताया कि कोयले का 98% निक्षेप, लगभग 98% निक्षेप गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे पास ये महत्वपूर्ण है। और हम जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो बिजली का उपयोग होता है, वो थर्मल पावर से ही जनरेट बिजली का उपयोग होता है। यानी जो ताप विद्युत केंद्र हैं, उन विद्युत केंद्रों में इसी कोयले के माध्यम से, एक और है यूरेनियम का प्रयोग भी करके हम बनाते हैं विद्युत, लेकिन कोयले का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। तो ताप विद्युत जो केंद्र हैं, वो हमारे लिए, अगर ये कोयले ना होते तो हम पूरे भारत में शायद बिजली की इतनी खपत जो होती है उसका उत्पादन करने में सक्षम ना होते। इसके बाद यह इन्हीं चट्टानों में और भी बहुत सारी चीजें, हमें बहुत सारे खनिज संपदाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी खनिज संपदा? जैसे बलुआ पत्थर। क्या? बलुआ पत्थर, साथ ही साथ चीका मिट्टी, बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी और लिग्नाइट। क्या? लिग्नाइट भी हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। ये सारी बातें हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। और यह चट्टान कब से शुरू हुई? कार्बोनिफेरस से लेकर जुरैसिक काल तक इन चट्टानों का विकास होता रहा। कार्बनिक युग में तो शुरू हुई, जुरैसिक काल तक इनका विकास होता रहा है।
ये सारी बातें यहां समझेंगे। कहां कहां है, हमने बताया कहां कहां। जो गोदावरी का क्षेत्र है और दामोदर नदी का जो घाटी क्षेत्र है उनमें कोयले का निक्षेप होगा। एक बार इसे समझते हैं कि कोयले का निक्षेप कैसे होता है, जिससे आपकी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। जो समझते हैं घाटियों में ही इनका निर्माण क्यों होता है। चूंकि पृथ्वी पर हमने देखा, चूंकि पृथ्वी पर पहले वनस्पतियां नहीं थी। हमने पढ़ा कि विंध्यन क्रम की जब चट्टानें आई तो उसमें जीवाश्म मिले और जीवाश्म में वनस्पतियों के अवशेष हमें मिले, और उन्हीं वनस्पतियों के अवशेष जब वो वृक्ष बड़े बड़े हो गए तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आई। प्राकृतिक आपदाएं तो थी ही, साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी नदियां भी बह रही थी। तो क्या हुआ, जो पेड़ पौधे थे और जीव जंतु जो थे, अपार बाढ़ जल के कारण भीषण बाढ़ के कारण क्या हुआ, जल फ्लोटिंग हुआ, जल इधर उधर बहने लगा और अपार मात्रा में जो उसके किनारे, नदियों के जो किनारे वनस्पतियां थी, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, वो क्या हुए, उस बाढ़ में क्या हुए, बाढ़ में उखड़ उखड़ कर नदी की घाटी में जाकर समा गए और नदी की घाटी में समाये ठीक बह बह कर वो घाटियों में तो रह गए। उसके साथ ही साथ क्या हुआ, निक्षेपण प्रक्रिया और अपर्दन प्रक्रिया जारी रही। चट्टानों का अपर्दन, चूंकि पेड़ भी क्या करते हैं, चट्टानों के अपर्दन से सुरक्षा करते हैं, यानी चट्टानें जो अपर्दित होती हैं वो बचाने का काम करते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, अपर्दन प्रक्रिया कम होती है। लेकिन जब ये स्वयं पेड़ ही नहीं रहे, पेड़ उखड़ उखड़ कर घाटियों में चले गए, तो अपर्दन की प्रक्रिया और सक्रिय हो गई और उससे क्या हुआ, मिट्टी जो थी अपार मात्रा में अपर्दित हुई और उन घाटियों में जो पेड़ पौधे पहले गए थे उसके ऊपर लेयर दर लेयर, यानी परत दर परत क्या हुए, जमा होते गए। ऊपर से अवसाद का दबाव धीरे धीरे पड़ता गया और जो पेड़ पौधों के अवशेष थे वो नीचे दबते गए। दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर जारी पहले से रहती ही है, वो क्या है कि जैसे जैसे भूगर्भ में हम जाते हैं, पृथ्वी के नीचे जाते हैं, तापमान की वृद्धि होती है, तो जो चट्टान, जो यहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पतियां दबी हुई थी वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगी। और दूसरी प्रक्रिया, पृथ्वी के नीचे से गर्मी ऊपर आने लगी। ऊपर से तो दबाव पड़ रहा था, नीचे से गर्मी पड़ रही थी। नतीजतन क्या हुआ कि वो वनस्पतियां धीरे धीरे अंदर अंदर ही भभक कर, जल कर क्या हो गई, कोयले का रूप ले ली। ये प्रक्रिया 1-2 दिन या 2 महीने 2 साल की नहीं है, कई 100 साल, हजारों साल में हम कोयला बना पाए हैं। ये वनस्पतियां हजारों साल में कोयले का रूप ले पाई हैं, जिनका प्रयोग हम आज बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ये बात हमें पता नहीं होती कि ये इन्हें बनने में कई हजार साल लगे हैं। शायद ही पृथ्वी पर अब ऐसी कोई गतिविधि होगी जो इतने बड़े अपार मात्रा में, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इतने बड़े अपार मात्रा में खनिज जो कोयला है, कोयला संपदा पुनः निर्मित हो पाएगी। तो हमें आपको कोयले का उपयोग करते समय बहुत सूझबूझ के साथ करना चाहिए, जिससे हम इसका दोहन काफी समय तक धीरे धीरे कर सकें। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है। इसके साथ ही साथ गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं वो समाप्त होती हैं। फिर हम बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों को हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट जो चट्टान हमें देखने को मिलती है वह चट्टान हमें मिलेगी। कौन सी चट्टान? दक्कन ट्रैप। समझने का प्रयास करेंगे। छठी चट्टान है दक्कन ट्रैप। और दक्कन ट्रैप
क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे होगा, इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्रिटेशियस से लेकर इयोसीन काल तक, क्या क्रिटेशियस युग से लेकर, समझेंगे, लिखेंगे यहां क्रिटेशियस युग से लेकर इयोसीन, इयोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, होलोसीन, ये सभी अलग अलग युग हैं। इनके विषय में जब विश्व का भूगोल चर्चा करेंगे तो भूगर्भिक जब संरचना, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना पढ़ाएंगे, उसकी आयु पढ़ाएंगे, तो वहां हम चर्चा करेंगे। बस आप अभी इसे थोड़ा सा समझें कि दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग से लेकर इयोसीन काल तक हुई है, इयोसीन काल तक हुई है। और इन संरचनाओं का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, एक सीढ़ी नुमा आकृति। क्यों सीढ़ी नुमा आकृति कैसे हुई वो उसके समझते हैं। इनकी उत्पत्ति के बीच में एक फैक्टर्स काम करता है और वह फैक्टर्स क्या है, लावा है। जब मैग्मा धरातल पर, मैग्मा नीचे से पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आता है, तो धरातल पर आने के बाद ये बहुत बड़े क्षेत्र में क्या होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में जमा होता है, विस्तार होता है, और इसका विस्तार सीढ़ी नुमा आकृति में हो जाती है। इसी से इस दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। और दक्कन ट्रैप के अपर्दन के कारण ही, चूंकि लावा की उत्पत्ति हुई है और लावा में अपर्दन के कारण ही आसपास जाकर उसके चूर्ण जो जमा हुए हैं उन्हीं से निर्मित होती है एक मिट्टी जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है कृषि के लिए। कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी, काली मिट्टी। तो दक्कन ट्रैप में जो लावा जाके जमा हुआ, उस लावा को हम क्या कहते हैं, काली मिट्टी। उसी लावा के कारण काली मिट्टी की उत्पत्ति हो पाती है। आकृति कैसी है, हमने बताया आकृति कैसी है इसकी। तो इसकी आकृति चूंकि सीढ़ी नुमा आकृति का निर्माण होता है, जो अपर्दन प्रक्रियाएं होती हैं, लावा जब जमा होता है तो जो सबसे पिघला भाग होता है वो काफी दूर तक चला जाता है। उसके बाद जो चूर्ण होते हैं, चूंकि लावा की जो मैग्मा नीचे से धरातल से जब चलता है तो धरातल के अंदर भाग को हम मैग्मा, जो पिघले हुए पदार्थ उन्हें मैग्मा, और जब वही ऊपर धरातल पर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। और लावा का निक्षेप, चूंकि मैग्मा में छोटे बड़े कण होते हैं, तो जैसे जैसे मैग्मा का विस्तार होता है, जैसे जैसे उसमें तत्व होते हैं उनका विस्तार उसी क्रम में हो जाता है। एक सीढ़ी नुमा आकृति हमें देखने को यहाँ लगभग मिलती है। और दक्कन ट्रैप में क्या होता है, दक्कन ट्रैप के आसपास ही सर्वाधिक काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही साथ कौन कौन सी दो चट्टानें इसमें निर्मित है, कौन कौन से दो फैक्टर, दो चट्टानें हैं, तो एक है बेसाल्ट और दूसरा है डोलोमाइट। जो मैग्मा या लावा हुआ उसमें बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट और डोलोमाइट। आग्नेय शैल का ही एक नाम है बेसाल्ट, उसका परिवर्तन होता है थोड़ा सा, उसमें बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं, डोलोमाइट चट्टानें। ये दो प्रकार की चट्टानें हमें यहां देखने को मिलती हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो आप मैप में भी देख रहे होंगे, ये है महाराष्ट्र। और इसका सर्वाधिक जो विस्तार है, दक्कन ट्रैप की जो सर्वाधिक विस्तार हमें देखने को मिलता है वो महाराष्ट्र में ही मिलता है। कहां, महाराष्ट्र में ही हमें देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ हमें गुजरात में भी काली मिट्टी का सर्वाधिक निक्षेप देखने को मिलता है महाराष्ट्र के बाद। फिर नेक्स्ट देखें, इसके अतिरिक्त बात करें तो मध्य प्रदेश के मालावार, जो मालवा पठार है, मध्य प्रदेश का मालवा पठार, वहां भी मिलता है। और छोटे नागपुर पठार की जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, छोटा नागपुर पठार,
छोटा नागपुर पठार यहाँ था। इसके ऊपर चलेंगे बिहार के पास में, यहाँ राजमहल की पहाड़ियां हैं। राजमहल की पहाड़ियों पर भी हमें इनकी निक्षेप देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमें तेलंगाना के पठार, ये भाग तेलंगाना का है और तेलंगाना के पठार पर भी हमें देखने को यहाँ निक्षेप मिलता है दक्कन ट्रैप का। फिर साथ ही साथ तमिलनाडु के कोयम्बटूर और मदुरई पठार, तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर और मदुरई का जो पठार है, मदुरई माने मद्रास, मद्रास का जो पठार है वहां भी हमें ये संरचना थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो बंगलोर है, बंगलोर क्या कर्नाटक का जो क्षेत्र है, बंगलोर में भी हमें कुछ मात्रा में इस प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। तो इन सभी चट्टानों की जो संरचना हुई है, चाहे वो आपके राजमहल की पहाड़ियां हो या कोयम्बटूर का क्षेत्र हो या बेंगलुरु का क्षेत्र हो या तेलंगाना के पठार की बात हो, तो ये सब क्षेत्र बैसाल्ट जनित चट्टानें हैं। कैसी? कुछ मात्रा में बैसाल्ट जनित चट्टानें, इन सब का बैसाल्ट से इनकी संरचना हुई है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे दक्कन ट्रैप के बाद कुछ और युगों में इसे डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहते हैं टर्शियरी क्रम की चट्टानों को समझेंगे। नेक्स्ट देखेंगे टर्शियरी क्रम की चट्टानें। टर्शियरी क्रम की चट्टानों की थोड़ी सी विशेषता देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। यह जो क्रम की चट्टानें हैं, कश्मीर से लेकर असम तक जो यह भाग है, कश्मीर के कुछ एरियाज में यहाँ और इसे के साथ साथ कुछ भाग असम में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से टर्शियरी युग में कश्मीर से लेकर असम तक जो हिमालय के कुछ तलहटी भाग होते हैं, वहां पर टर्शियरी क्रम की चट्टानें मिलती हैं। इस क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ इयोसीन से लेकर प्लायोसीन काल तक हुआ। कब? इयोसीन से लेकर प्लायोसीन, इयोसीन से लेकर प्लायोसीन काल तक इन चट्टानों का निर्माण हुआ। इसी कार्यक्रम की बात करें तो इयोसीन टर्शियरी युग में ही एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, जिसका नाम है क्या? हिमालय। हिमालय पर्वत जो आज हमें दिखाई देता है, उसकी जो उत्पत्ति होती है वो टर्शियरी क्रम में ही होती है। टर्शियरी इयोसीन काल में ही हिमालय की उत्पत्ति होती है, इयोसीन से लेकर प्लायोसीन। क्योंकि क्या होता है कि हिमालय के कई खंड हैं, चूंकि हम कहते हैं बाह्य हिमालय, महान हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इसके बाद शिवालिक हिमालय। तो इनके अलग अलग क्रम हैं। जो महान हिमालय है उसकी उत्पत्ति इयोसीन युग, मध्य हिमालय जो लघु हिमालय है उसकी उत्पत्ति प्लायोसीन तक हुई है। तो ये भी एक विषय है, उसको आगे चर्चा करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति के पूरे डिटेल्स को बाद में देखेंगे अगली वीडियो में। बस इतना ही इसमें देखेंगे हिमालय के बारे में। इसके साथ ही साथ टर्शियरी क्रम की चट्टानों की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत जो है, क्या? उत्तर पूर्वी भारत जो है वहां पर इस प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में इन्हीं क्रम की चट्टानों में, टर्शियरी क्रम की चट्टानों में, जम्मू कश्मीर में हमें कोयले के थोड़े बहुत निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं। थोड़े बहुत हमें निक्षेप जम्मू कश्मीर में कोयले को हमें दिखते हैं। बहुत निम्न प्रकार के कोयले जो होते हैं, उन कोयलों का निर्माण हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश और जो गढ़वाल हिमालय है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश और जो गढ़वाल हिमालय है में चूना के निक्षेप भी इसी युग में हमें देखने को मिलते हैं। जो हिमालय क्षेत्र है
और गढ़वाल जो हिमालय है उसमें भी हमें क्या चूना पत्थर के निक्षेप हमें थोड़े बहुत मात्रा में देखने को मिलती हैं। टर्सरी युग में बस टर्सरी क्रम की चट्टानों में इतना ही। इसके बाद एक और क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं और वह क्रम की चट्टानें क्या हैं? क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। क्या? क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें भी हमें मिलती हैं। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती हैं? इनकी संरचना मैदानी क्षेत्रों में हमें देखने को पाई जाती है। कहां? मैदानी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है इनकी संरचना। कहां कहां? जैसे जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ दो प्रकार के होते हैं, एक पुरानी जलोढ़ और एक नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़, एक को खादर कहते हैं और एक को बांगर कहते हैं। खादर और बांगर को भी समझेंगे जब मृदा पढ़ेंगे तब। पुरानी जो मिट्टी है उसे बांगर कहते हैं, पुरानी जो मिट्टी है उसे बांगर, और नवीन जलोढ़ जो है उसे खादर। चलिए इसके विषय में बाकी डिटेल से कहां कहां जलोढ़ मिट्टी है, बांगर, खादर कहां कहां कैसे मिलते हैं वो चर्चा करेंगे। जो ऊपरी भाग है इन मिट्टियों का जो निर्माण हुआ है कौन से युग में हुआ? प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। क्या? जो बांगर मिट्टी है पुरानी है, बांगर मिट्टी पुरानी है, तो इसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हमें देखने को मिलता है। नवीन जलोढ़ की बात करें तो नवीन जलोढ़ को हम खादर कहते हैं, नवीन जलोढ़ को हम खादर कहते हैं। और खादर मिट्टी का निर्माण वर्तमान में एक युग चल रहा है जिसे हम होलोसीन युग कहेंगे। क्या? होलोसीन युग कहते हैं। इसका बांगर का निर्माण प्लीस्टोसीन और खादर का निर्माण होलोसीन में हुआ है। वर्तमान में अभी होलोसीन युग चल रहा है लगभग। बात करते हैं कश्मीर की घाटी का जो निर्माण हुआ, कभी कभी क्वेश्चन आता है कश्मीर की घाटी का निर्माण किस युग की चट्टानों से हुआ है? तो कश्मीर की घाटी का जो निर्माण हुआ है वो प्लीस्टोसीन काल की जो चट्टानें हैं उनसे हुआ। प्लीस्टोसीन यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टियों से हम कह सकते हैं कश्मीर की घाटी का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही साथ हम बात करें मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, थार का जो मरुस्थल है, जो थार का मरुस्थल आज हमें देखने को मिलता है राजस्थान क्षेत्र में, उस राजस्थान क्षेत्र में का जो निर्माण हुआ है यह भी प्लीस्टोसीन युग के जो निक्षेप हैं, जो अवसाद हैं, उनसे निर्मित उसी जलोढ़ से इसका भी निर्माण हुआ है। यानी थार के मरुस्थल का भी निर्माण प्लीस्टोसीन युग में ही हुआ है। तो ये सब बातें हैं, समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको जितनी चीजें बताई गई होंगी स्टेप बाय स्टेप आपने नोट किया होगा और समझा होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर पूछ सकते हैं। मैदानी भाग जलोढ़ जो था, उत्तर का विशाल मैदान है, उसके विषय में चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे हम मैदानी पर्वत पठारी घाटियां पढ़ेंगे, जब भौतिक संरचनाएं पढ़ेंगे। अभी इसके हमने पढ़ा भूगर्भिक संरचना, जब हम इसके प्रादेशिक संरचना भौतिक भाग को पढ़ेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे इन सब चीजों का, कहाँ कहाँ पर्वत हैं, कहाँ पठार हैं, कहाँ घाटियां हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।